गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जो ग्रामर पोर्शन है उसमें सिर्फ अलंकार रहा है और साथ में जो राइटिंग सेक्शन है उसके लास्ट वाले दो टॉपिक रहे हैं। एक तो डायलॉग राइटिंग और दूसरा है लघु कथा लेखन, यानी जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो है वो हमारी हिंदी का नया टॉपिक है जो राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है। फिलहाल हम जो स्पर्श की पुस्तक का अंतिम पाठ है जिसका शीर्षक है यहाँ पर कारतूस और लेखक का नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर कौन है और उन्होंने इस पाठ के अंदर ये जो कारतूस शीर्षक दिया है किसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कारतूस है किस विधा में लिखा हुआ। ये है एक नाटक। किस विधा में लिखा हुआ है? नाट्य शैली में लिखा हुआ है। नाट्य शैली यानी अब हबीब तनवीर का यहाँ हमें पता चलता है कि वास्तव में ये एक बहुत अच्छे नाट्यकार यानी नाट्य लेखक रहे हैं और नाट्य लेखक रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इसी नाट्य शैली में इन नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत भी किया है। यानी एक स्टेज शो करने वाले एक बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं हबीब तनवीर। तो सबसे पहले हम कारतूस पाठ के अंदर हबीब तनवीर के परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है, सबसे पहले आता है जन्म। जन्म जो है इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी इनकी 8 जून सन 2009। कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश के भोपाल नामक क्षेत्र में। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र और उनकी राजधानी है ना। तो हबीब तनवीर जो हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अमिट छाप रखते हैं और साथ साथ में उन्होंने बतौर अभिनेता, नाट्यकार यानी नाटक लेखन से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित रहे हैं और एक अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1923 को और स्थान था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। इनका जन्म हुआ। बचपन से ही कविता लेखन में इनको बहुत रुचि थी, यानी कविताएं लिखने का इनको बहुत शौक था और इसी कारण जो है आगे के अध्ययन को यानी अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए 1944 में ये कहाँ गए? नागपुर। और नागपुर से ही वहां के कॉलेज से इन्होंने स्नातक करी। स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद ये आगे पहुंचे अलीगढ़ और अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल करी, यानी एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। ये सारी चीजें बेटा पुस्तक में तो दी हुई है, लेकिन यहाँ आप लोगों को थोड़ी डिटेल में जानकारी दी जा रही है। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बताया जा रहा है ताकि आपको लर्निंग में आसानी रहे, अच्छे से याद हो सके। तो जब जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर में, बचपन से ही कविता लेखन का इनको शौक था और कविता लेखन के कार्य में उन्होंने महारत भी हासिल करी थी। अपने अध्ययन के क्षेत्र में ये 1944 में यानी 1944 में नागपुर गए। नागपुर की जो कॉलेज थी उस कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आफ्टर ग्रेजुएशन ये फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। वहां पर इन्होंने उस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल करी। एमए करने के पश्चात उनका जो झुकाव था यानी उनकी जो रुचि थी वो नाट्य लेखन में भी थी। नाटक लिखना और नाटक को मंच पर अभिव्यक्ति देना। तो इसीलिए आगे ये जो है ब्रिटेन की नाट्य अकादमी से नाट्य लेखन की शैली का अच्छे ढंग से अध्ययन करने के पश्चात वहां से एक डिग्री लेकर आए और डिग्री लाने के पश्चात 1959 यानी 1959 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर ही अपना एक नाट्य रंगमंच
नाट्य अकादमी या नाट्य रंगमंच की स्थापना करी और वहां पर जो है वो एक नाटककार के रूप में अच्छे अच्छे नाटकों की पटकथा लिखा करते थे और अलग अलग कैरेक्टर्स को वहां पर सुन करके और उसे रंगमंच पर प्रस्तुति भी दिया करते थे। तो मैं क्या बता रही हूँ कि उनकी जो पूरे जीवन का जो संघर्ष है वो किस ढंग से था कि जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 सितंबर 1923 को। बचपन से ही कविता लेखन का इनका शौक था और कविता लेखन के शौक के साथ साथ जब वो और बड़े होते गए तो आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए ये सबसे पहले 1944 में पहुंचे कहाँ पर, नागपुर। नागपुर से इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी MA की डिग्री हासिल करी। उनका झुकाव था नाटक लेखन में और नाटक लेखन के झुकाव को और महारत देने के लिए और प्रवीणता और दक्षता प्राप्त करने के लिए ये ब्रिटेन की एक नाटक अकादमी से नाट्य लेखन शैली की और महारत हासिल करने के लिए पहुंचे। वहां से एक अच्छी सी डिग्री यानी उस क्षेत्र में अच्छा सा अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात जब वो भारत लौटे तो 1959 में भारत में ही दिल्ली नामक स्थान पर उन्होंने एक अच्छे से नाट्य अकादमी की स्थापना भी की। इन्होंने जो है बहुत से मौलिक नाटक भी लिखे यानी जो इनकी खुद की रचनाएं थी और इन मौलिक नाटकों के अलावा इन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किए यानी जो अलग लैंग्वेज में लिखे गए नाटक थे उनको अपनी दूसरी भाषा के अंदर उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इनके जो मौलिक नाटक थे उन नाटकों में सबसे पॉपुलर जो नाटक था जो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था उसका नाम था आगरा बाजार। आगरा बाजार नामक नाटक और एक और नाटक जिसके ऊपर बहुत मतलब उनको ख्याति प्राप्त हुई वो था, उस नाटक का नाम था चरणदास चोर। ये तो थे इनके खुद के द्वारा लिखे हुए यानी मौलिक नाटक और कई नाटकों का इन्होंने जो रूपांतरण किया था उन रूपांतरित नाटकों में था वसंत ऋतु का सपना। एक नाटक है यहाँ पे वसंत ऋतु का सपना और शाहजहांपुर की शांतिबाई। वसंत ऋतु का सपना और शाहजहांपुर की शांतिबाई ये इनके नाट्य रूपांतरण थे। इसमें जो सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई उनको मुद्रा राक्षस नामक नाटक से प्राप्त हुई जिसका उन्होंने अपनी ही भाषा में अपनी दूसरी भाषा में इसका क्या किया, नाट्य रूपांतरण किया। यानी ये नाटक किसी और भाषा में लिखे हुए थे, इन्होंने यहाँ इस नाट्य शैली में इसको दोबारा से कन्वर्ट किया दूसरी भाषा में, वहां पर उसका एक नया रूप प्रदान किया। तो इन्होंने जो है एक साहित्यकार के रूप में, एक नाट्य लेखक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और एक अभिनेता के रूप में महारत हासिल करी। अपने किसी नाटक की पटकथा लेखन के दक्षता के कारण ये बॉलीवुड जगत में भी प्रवेश कर चुके थे और बॉलीवुड के कई नाटकों के लिए, फिल्मों के लिए भी इन्होंने छोटी छोटी पटकथाएं जो है वो लिखी थी। इसमें जो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित फिल्म थी गांधी नामक उस मूवी के अंदर इन्होंने जो है एक रोल भी निभाया था, इसलिए अभिनेता के रूप में भी इनको ख्याति प्राप्त हुई। और 8 जून 2009 को मध्य प्रदेश की भोपाल जो उसकी राजधानी है वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इन्होंने इस तरह के नाटक लिखे, इस तरह अभिनेता के तौर पे अपनी भूमिका निभाई, हिंदी साहित्य जगत की सेवा करी, इन सारे कार्यों के कारण इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो इन पुरस्कारों में क्या है, सबसे पहले इनको प्राप्त हुआ पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री के अलावा पद्म विभूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा संगीत नाटक साहित्य अकादमी की फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तो ये समस्त पुरस्कार जो है इनको अपनी इस सेवा कार्य के लिए दिए गए। ठीक है, तो ये था इनका एक सामान्य परिचय जिसे जीवन परिचय भी कहा जाता है। तो दोबारा से मैं इसका दोहरान करते हुए आपको बता रही हूँ कि हबीब तनवीर जो है वो हिंदी साहित्य जगत के अलावा
नाट्य पटकथा लेखक और नाट्य रंगमंच के प्रस्तुतकर्ता के तौर पर भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और जन्म के पश्चात जैसे जैसे इनका विकास होता गया तो बचपन से ही इनको कविता लेखन का बहुत शौक था और इसी शौक को बनाए रखते हुए उन्होंने अपने अध्ययन को चालू रखा और नागपुर में 1944 में वहां के कॉलेज से इन्होंने अपनी जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूर्ण की और ग्रेजुएशन करने के पश्चात अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है कौन सी? मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल करी। अब नाट्य शैली में इनका बहुत झुकाव था और नाट्य शैली में और महारत हासिल करने के लिए ब्रिटेन के नाट्य अकादमी की ओर उन्मुख हुए। वहां जाकर के इन्होंने नाट्य लेखन की शैली में महारत हासिल करी और जब भारत लौटे तो भारत में सन 1959 में दिल्ली में इन्होंने नाट्य अकादमी या नाट्य रंगमंच की स्थापना भी की। इन्होंने अपने कई मौलिक नाटक भी लिखे और कई ऐसे भी नाटक थे जिनका इन्होंने अनुवाद किया। तो जो मौलिक नाटक थे उनमें सबसे ख्याति प्राप्त जो नाटक थे उसमें पहला था आगरा बाजार और दूसरा था चरणदास चोर। चरणदास चोर जो नाटक था उसको एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में ये पहला नाटक था भारतीय नाटक जिसको वहां पर पुरस्कार मिला था। तो अब जो है उन्होंने जो दूसरी भाषाओं में लिखे गए नाटक थे उन नाटकों का ट्रांसलेशन भी किया दूसरी भाषा में यानी नाट्य शैली में। इन नाटकों में था वसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई और एक नाटक जिनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया और उसमें उनको बहुत प्रसिद्धि मिली वो था मुद्रा राक्षस। ठीक है, जिसे संस्कृत में मृच्छकटिकम भी कहा गया है और हिंदी में मुद्रा राक्षस, और इन्होंने उसे नाट्य शैली में कन्वर्ट किया। अब ये नाट्य शैली क्या है बेटा? तो पहले मैं बता दूं कि इनको अपनी इन रचनाओं के कारण सेवा कार्यों के कारण कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी मिली और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब ये जो नाट्य शैली है जैसा कि आपको मैंने पहले बताया छत्तीसगढ़ के रायपुर यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, इसी छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर वहीं के आंचलिक क्षेत्र यानी उसी एक स्थान विशेष के क्षेत्र में वहीं के लोगों का चुनाव करते हुए एक नाटक को एक मंच पर प्रस्तुत करना, वो शैली थी नाट्य शैली। और इन दूसरे भाषा में लिखे गए नाटकों को इन्होंने कन्वर्ट किया किसमें? नाट्य शैली में। यानी छत्तीसगढ़ी जो आंचलिक क्षेत्र है वहीं की भाषा और वहीं के पात्रों को चुन करके इन समस्त नाटकों को इन्होंने रंगमंच पर वहीं की भाषा के अंदर दोबारा से प्रस्तुति करवाई और इसी शैली का नाम दिया गया नाट्य शैली। अब ये नाट्य शैली क्या है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के वहीं के ग्रामीण परिवेश की भाषा में नाटकों का मंचन करना, उसको प्रस्तुति देना, वही क्या है? वहां की नाट्य शैली। ठीक है, तो ये तो था हाँ यहाँ पर हबीब तनवीर का एक परिचय। अब हबीब तनवीर जो नाम है इनका पूरा नाम था हबीब अहमद खान। इनका पूरा नाम था हबीब अहमद खान। लेकिन जब ये राइटिंग वर्क किया करते थे, लेखन कार्य किया करते थे, तो अपने नाम के साथ इन्होंने एक छद्म नाम प्रस्तुत किया और छद्म नाम था तनवीर। छद्म नाम क्या था? तनवीर। और इसी हबीब तनवीर नाम से इनको हिंदी साहित्य जगत में और अभिनेता के तौर पर प्रसिद्धि मिल गई। क्या बता रही हूँ मैं कि हबीब तनवीर जो है इनका वास्तविक नाम था हबीब अहमद खान। लेकिन जब ये राइटिंग वर्क किया करते थे तो अपने नाम के साथ एक छद्म नाम भी रखा करते थे और वो छद्म नाम था तनवीर। यानी अहमद खान हटा करके अब इनके साथ काम में लिया जाने लगा हबीब तनवीर, और इसी एक नाम से इनको जो है एक अतुलनीय हस्ताक्षर के तौर पर ख्याति प्राप्त हुई। तो ये था हमारे हबीब तनवीर का एक जीवन परिचय जिसमें इन्होंने किस तरह से
साहित्यिक क्षेत्र की सेवा की, किस तरह से इन्होंने नाटकों का मंचन किया, किस तरह से ये ब्रिटेन जाकर नाट्य अकादमी से एक अच्छा अध्ययन करने के पश्चात दिल्ली में आकर एक अच्छे रंगमंच की स्थापना करने में सफल हो पाए और 8 जून 2009 को ये जो है इस संसार से विदा ले चुके थे। अब बात आती है पाठ कारतूस की। बेटा पाठ परिचय आपको समझाया जा रहा है और पाठ परिचय में सबसे पहले यहाँ पाठ का शीर्षक दिया गया है कारतूस। कारतूस यानी बारूद, और ऐसा बारूद जो अपने विस्फोट के द्वारा उस समस्त आपदा को या कष्ट को जड़ सहित नष्ट करने में कामयाब होता है जो इस देश के विकास में बाधक है। ऐसा कारतूस किसे माना गया? इस कारतूस नाम से संबोधित किया गया एक व्यक्ति को जिसका नाम था वजीर अली। ध्यान से सुनिएगा बेटा पाठ का परिचय। पाठ परिचय में आपको दिया गया है कि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, किस इरादे से? व्यापार करने के इरादे से। यानी उसका एक मकसद था कि वो यहाँ पर क्या करना चाहती है, एक अच्छा व्यापार करना चाहती है। लेकिन उसके व्यापार करने की इसी मकसद के पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो था भारत को अपना एक उपनिवेश बना लेना और यहाँ से मिलने वाले हर उत्पाद का भरपूर शोषण करना, हर एक चीज का, चाहे वो मानव श्रम हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, तो धीरे धीरे इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासतों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देशी रियासतों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। ठीक है, देशी रियासतों पर जैसे जैसे इन्होंने कब्जा करना शुरू किया तो अब जो है लोगों के सामने इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो छद्म उद्देश्य था, जो छल था, कूच डालो और राज करो, वो धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य उद्देश्य का देशी रियासतों के राज घराने के इन लोगों को पता चला तो कई ऐसी भी शख्सियत थी जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ देना चाहते थे। उसमें कई जाबाजों का जो है नाम शामिल है और एक जाबाज है वजीर अली। इसे जाबाज की संज्ञा दी गई है, जाबाज जो अपनी जान की बाजी लगा देता है। अब इस वजीर अली के अंदर इतना सामर्थ्य था कि एक अकेला व्यक्ति शेर की मान में घुसकर, शेर की गुफा में घुसकर उसके दो दो हाथ करने की ताकत ही नहीं रखता, बल्कि अपने शत्रु के सामने, यानी उस समय वहां एक कर्नल नियुक्त किया गया था, उस कर्नल का नाम था कॉलिंज। उस कर्नल कॉलिंज पर अपना इस तरह का रौब गाली करने में समर्थ होता है, उस रौब जमाने में अपने रौब का प्रभाव, अपने प्रभाव को दिखाने में इतना समर्थ होता है कि जब वो उससे भेंट करके निकलता है, वजीर अली को ये कर्नल जो कॉलिंज है इससे भेंट करके चला जाता है, तो इस शत्रु के मुख से भी अपने इस शत्रु के लिए कई ऐसे शब्द निकलते हैं जो सामान्य तौर पर प्रयुक्त नहीं किए जाते। वो शब्द क्या थे, वजीर अली ने ऐसा क्या कारनामा किया और किस तरह से कर्नल कॉलिंज और उसका जो एक लेफ्टिनेंट था इनके मन में वो डर था, उस डर को कायम करते हुए किस तरह से वो वहां से कारतूस को लेकर रवाना हो गया, उसी को एक सुंदर नाटक के अंदर उकेरा है किसने, हबीब तनवीर। तो इस नाटक के महत्वपूर्ण पात्र हैं कौन से? एक तो कर्नल का नाम है कर्नल कॉलिंज, दूसरा है लेफ्टिनेंट, तीसरा है यहाँ पर सवार, और चौथा एक पात्र और यहाँ दिया गया है, वो पात्र है सिपाही, जो कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट के खेमे के बाहर अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो पांच परिचय में क्या दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के इस उद्देश्य को तो गौण रख दिया और अपनी जो भारत की देशी रियासतें थी उन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और इसी प्रयास में उन्होंने क्या किया कि जब उनकी देशी रियासतों में उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को मुखरित करना शुरू किया, तो वहीं के
कुछ जाबाज थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने की भी परवाह नहीं की। इनमें एक नाम लिया जाता है वजीर अली का। वजीर अली एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की इन हुक्मरानों के दिलों में एक ऐसा डर पैदा कर दिया कि वो वजीर अली के नाम से भी कांपने लगे। यानी ये व्यक्ति अकेला शेर की मान में घुसकर उससे दो दो हाथ करने का ही सामर्थ्य नहीं रखता, बल्कि जब वो इस कर्नल और लेफ्टिनेंट से भेंट करके निकलता है तो कर्नल और लेफ्टिनेंट के मुख से भी एक ऐसे शब्द निकलते हैं जो सामान्य तौर पर अपने शत्रु के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाते। और वो क्या शब्द थे, ये तो पूरे नाटक को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो इस नाटक में कौन सी घटना का वर्णन है, किन लोगों के मध्य ये संघर्ष था, किस समय से संबंधित है, वो सारी बातें आपको बताई जा रही है। यहाँ पर सन था 1799 और इस नाटक की समय अवधि दी गई है यहाँ पर 5 मिनट की। 5 मिनट की एक छोटी सी घटना थी जिसको हबीब तनवीर ने कारतूस नामक इस नाटक के अंदर रूपांतरित कर दिया है। क्या था कि गोरखपुर के जंगलों में, स्थान क्या है, स्थान दिया गया है गोरखपुर के जंगल। अब ये गोरखपुर कहाँ का क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है। अब गोरखपुर के जंगलों में कर्नल, लेफ्टिनेंट, सवार, इन लोगों ने अपना एक खेमा डाल रखा है, यानी टेंट लगाकर यहाँ अंग्रेजी अधिकारी अपनी अंग्रेजी सेना के साथ मौजूद हैं। इस उद्देश्य से कि उसी गोरखपुर के जंगलों में वजीर अली अपने कुछ जाबाज साथियों के साथ जो है छुपा हुआ था। उस छुपे हुए वजीर अली को इन्होंने वहां से क्या करना था, पकड़ना था, पकड़ करके उसे अंग्रेजी सरकार के हवाले कर देना था। अब ये वजीर अली कौन है, तो वजीर अली के बारे में इसका परिचय दिया गया कि अवध नामक क्षेत्र का एक नवाब था। नवाब का नाम था आसिफउद्दौला। ध्यान से सुनना बेटा, आसिफउद्दौला। ठीक है, आसिफउद्दौला के यहाँ पर एक कोई भी संतान नहीं थी, तो आसिफउद्दौला की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर सादत अली नाम का व्यक्ति नवाब बनने के लिए तैयार था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तो क्या हुआ, बहुत समय पश्चात, यानी लंबे समय के अंतराल के पश्चात आसिफउद्दौला के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। वो पुत्र कौन था, वो पुत्र था वजीर अली। अब जब शासक के यहाँ पुत्र का जन्म हो चुका है तो इस नवाब के हटने के बाद गद्दी का अधिकारी कौन बनेगा, वजीर अली। इसी बात का गम और जो दुश्मनी पाले हुए था वो कौन था, सादत अली। सादत अली ने सोचा कि आसिफउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का जो शासन है वो मेरे हाथ आ जाएगा, लेकिन इसके इन मंसूबों को कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि वजीर अली अब वहां पर उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी माना गया। और वजीर अली ने मात्र 5 महीने के शासनकाल में अवध के उस राजघराने में से अंग्रेजी शासन की जड़ों को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब अंग्रेजों को क्या होने लगा, अंग्रेजों को ये गम सताने लगा कि इस तरह से वजीर अली तो धीरे धीरे सारी अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें जो है वो खोखली करने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने इस डर के बेदी को अपने हिस्से में मिला लिया, यानी सादत अली को अवध का नवाब बनाए जाने का जो विश्वास है वो अंग्रेजों ने दिलाया। अब जब सादत अली को नवाब बनने का यहाँ पर विश्वास दिलाया गया तो सादत अली ने क्या किया, अपनी आधी मुमलिकत का अर्थ है यहाँ पर जायदाद, और इस जायदाद के अलावा 10 लाख रुपए नगद जो है किसको सौंप दिए, अंग्रेजी सरकार को सौंप दिए। और इसके बदले में इसे क्या मिला, अवध का राज मिल गया और वजीर अली को वहां से हटा दिया गया। अब वजीर अली को वहां से हटाकर कहाँ भेजा, बनारस भेजा।
और बनारस से भी फिर उसको जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल ने क्या किया, वजीर अली को 3 लाख रुपए जो है वो हर महीने पेश करने मुकर्रर कर दिए, और वहां जो अवध का जो राज सिंहासन था वहां से उसको हटाकर बनारस भेज दिया। वजीर अली ने कुछ भी नहीं बोला, चलो ठीक है। अब वजीर अली को फिर बनारस से हटा करके कलकत्ता भेज दिया। इस बार वजीर अली को आया गुस्सा, और वजीर अली ने क्या किया, अपनी इसी बात को लेकर के वो वकील के पास पहुंचा। अंग्रेजों का एक वकील था जो बनारस में ही रहता था। बनारस में जाकर के उसने उस वकील से कहा कि भाई मेरे साथ ये गलत किया जा रहा है, अवध के राज्य को मेरे से छीन लिया गया और मुझे बनारस छोड़ दिया गया, अब बनारस से फिर मुझे कलकत्ता तलब किया जा रहा है, ये गलत है। तो वकील ने उसकी बात को तो सुना नहीं, बल्कि उल्टा उसको ही भला बुरा सुनाने लगा। तो वजीर अली के मन में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ रोष था और मौका भी मिल गया था, इसलिए उसने तुरंत अपने जेब में से चाकू निकाला और उस छुरे से उसने वकील की हत्या कर दी। जैसे ही वकील की हत्या का ये जो एक कारनामा है वो सामने आया, लोगों के सामने आया, तो अब अंग्रेजी सरकार जो है उस वजीर अली को पकड़कर और उसे जेल में डाल देना चाहती थी। लेकिन वजीर अली तुरंत उस बनारस से उस वकील की हत्या करने के पश्चात अपने जान बाजे कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ के जंगलों में गया। आजमगढ़ के जो वहां के शासक थे, उन्होंने उन लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे का एक क्षेत्र है जिसका नाम दिया गया है गागरा नामक क्षेत्र, उस क्षेत्र के जंगलों में वहां तक उनको सुरक्षित छोड़ दिया। अब उन जंगलों में जो है वजीर अली अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था, तो इसी बात का अंदेशा था अंग्रेजी शासन को। तो अंग्रेजी शासन ने क्या किया, उन्हीं जंगलों के अंदर कर्नल कॉलिंस, उनका एक लेफ्टिनेंट, उनका एक सिपाही, उनको एक जो है खेमा बनाकर यानी टेंट बनाकर उनको वहां रहने के लिए ऑर्डर दिए, आदेश दिए। और उन लोगों का मकसद था कि वहां पर इस वजीर अली को पकड़कर अंग्रेजी शासन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। और तुरंत वहां पर दूर से घोड़े पर अंधेरे के समय एक सवार भागता हुआ नजर आने लगा। तो उस समय कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट आपस में बात कर रहे थे, और उन्हें जैसे ही वो गर्द उड़ती हुई दिखाई दी, मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा। उन्होंने सोचा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब गौर करा तो पता चला एक ही व्यक्ति आ रहा है और वो घोड़े पर सवार है। वो व्यक्ति अपने मुंह को अच्छे से बांधे हुए था कपड़े से, और तुरंत आकर के सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो कर्नल से मिलने के लिए जब उसने अपनी मंशा प्रकट की, तो सिपाही ने जाकर लेफ्टिनेंट और कर्नल के सामने उस सवार की इच्छा व्यक्त कर दी। तो जैसे ही वो जो सवार था उसे खेमे के भीतर बुलाया गया। खेमे के भीतर बुलाया गया तो उसने कर्नल के सामने बिल्कुल गुप्त बात करने का मुद्दा रखा और कहा मुझे यहाँ पर बिल्कुल शांति चाहिए। तो वहां लेफ्टिनेंट को, जो सिपाही था, उसको कर्नल ने बाहर भेज दिया और उस सवार से रूबरू बात करने लगे। तो सवार ने कर्नल से कहा कि वजीर अली को जो पकड़ना है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वजीर अली एक ऐसा जाबाज सिपाही है जो अंग्रेजी शासन के हाथों में आसानी से आने वाला नहीं है। कर्नल ने कहा तुम किस उद्देश्य से आई हो? तो उन्होंने उस सवार ने बोला कि मुझे कुछ कारतूस चाहिए ताकि मैं वजीर अली और उसके साथियों को जो है वहां खत्म कर सकूं जहां वो मुझे दिख जाए। तो कर्नल ने कहा कि ये तो तुम्हारा मुद्दा बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें कारतूस दे दूंगा। और वो अपने हाथों से उस सवार के हाथ में कारतूस सौंपता है और वो सवार जो है कारतूस लेकर रवाना होने लगता है। तुरंत कर्नल उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तो बताओ, तुम कौन हो? और उसी समय वो जो सवार है वो अपने मुख पर से उस पर्दे को हटा करके कहता है कि मैं वजीर अली हूँ। और इतना कहते वो कारतूस लेकर के वापस से घोड़े पर चढ़कर वहां से रवाना हो जाता है। उसके रवाना होते ही लेफ्टिनेंट और सिपाही भीतर की ओर घुसते हैं और कर्नल से पूछते हैं कि कौन था? तो कर्नल तुरंत अपने मुख से उसे अभिव्यक्ति देते हुए कहता है कोई और नहीं बल्कि एक जाबाज सिपाही, यानी जान की परवाह न करने वाला ऐसा व्यक्ति जो शेर की मांग में खुद घुसकर और कर्नल के हाथों से 10 कारतूस लेकर के सुरक्षित रवाना हो गया। उसने अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। उसकी इसी दिलेरी और इसी कारनामे को हबीब तनवीर ने कारतूस नामक शीर्षक इस नाटक में उकेरा है। तो इसके बारे में हम पुस्तक के माध्यम से रीडिंग करेंगे, और अगर आप लोग सहयोग देंगे तो हम अपनी अगली कक्षा में इसका अच्छे से अध्ययन अध्यापन करते हुए प्रश्नोत्तर तक
पहुंचेंगे। उम्मीद है अभी जो पाठ का परिचय और लेखक का परिचय आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी चर्चा करेंगे हम कल की कक्षा में। तो कल अपनी पुस्तकों के साथ उपस्थित हो और साथ में अपने पास पेन या पेंसिल अवश्य रखें। धन्यवाद बेटा।